नमस्कार दोस्तों, दिस इज तृप्ति और आप देख रहे हैं थिंक बिग यूट्यूब चैनल। आज से हम सी-टेट में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का ऑफिशियल सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और आप हमें फेसबुक, इंस्टा और ब्लॉग पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन इसमें हम विकास से संबंधित सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, तो इसलिए इसको एंड तक देखना ना भूलें। तो आज हम इन कुछ टॉपिक्स पर फोकस करेंगे। वो है विकास की अवधारणा, विकास के अभिलक्षण, वृद्धि एवं विकास में अंतर, मानव विकास की अवस्थाएं, अधिगम, बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाएं एवं उनका अधिगम से संबंध, विकास के विभिन्न आयाम एवं उनका अधिगम से संबंध, और अंत में देखेंगे प्रश्नमाला, ताकि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इसकी जानकारी मिल जाए। विकास की अवधारणा, यह सबसे पहला टॉपिक है। अगर हम विकास को एक ही वाक्य में समझना चाहते हैं तो ऐसा कह सकते हैं कि निर्भरता से स्वायत्तता की ओर जो बदलाव होते हैं उसे ही विकास कहते हैं। विकास यह सतत अविरत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, जीवन मूल्यों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि को भी शामिल किया जाता है। बालक विकास का मतलब है कि यह प्रक्रिया जन्म से पूर्व गर्भ में ही प्रारंभ हो जाती है और विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए बालक को परिपक्वता की स्थिति प्राप्त करता है। अब देखते हैं विकास के विभिन्न आयाम एवं उनका अधिगम से संबंध। वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। सबसे पहला है शारीरिक विकास। प्रारंभ में शिशु अपने हर प्रकार के कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, लेकिन धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हो जाता है। फिर बालक की वृद्धि एवं विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए रखना अनिवार्य है क्योंकि बच्चों की जो रुचियां हैं, इच्छाएं हैं, दृष्टिकोण है एवं एक तरह से उसका जो पूर्ण व्यवहार है वह शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर निर्भर होता है। इसीलिए बच्चों की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के सामान्य ढांचे से परिचित होकर अध्यापक यह जान सकता है कि विशिष्ट आयु स्तर पर बच्चों से क्या आशा की जा सकती है और वो उस हिसाब से उसकी जो टीचिंग की जो भी स्ट्रेटेजी है वो डिसाइड कर सकता है। अगला है मानसिक विकास और उसका अधिगम से संबंध। मानसिक विकास को ही संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। जन्म के समय बालक में इस प्रकार की योग्यता का अभाव होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, साथ साथ में उसमें मानसिक विकास की गति भी बढ़ती जाती है। संज्ञानात्मक विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसके अभाव में वह बालकों की इससे संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो यदि कोई बालक में मानसिक रूप से कमज़ोर है तो इसके क्या कारण है यह जानना उसके उपचार के लिए आवश्यक है। किस विधि और तरीके से पढ़ाया जाए, सहायक सामग्री तथा शिक्षण साधन का प्रयोग किस तरह किया जाए, शैक्षणिक वातावरण किस प्रकार का हो, इन सब के निर्धारण में मानसिक विकास के विभिन्न पहलुओं की जानकारी शिक्षकों के लिए सहायक साबित होती है। अगला है भाषाई विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। यह एक मानसिक विकास ही है। यह विकास बालक में धीरे धीरे एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे कि जन्म से 8 माह किसी भी शब्द की जानकारी नहीं होती, आगे 9 से 12 माह तक 3 या 4 शब्द समझने लगता है बालक। 1.5 वर्ष के भीतर 10 से 12 शब्दों की जानकारी होती है। उसके बाद 2 वर्ष की आयु तक वो 200 से अधिक शब्द जानने लग जाता है। 3 वर्ष के भीतर 1000 शब्दों को वो समझना, इसी तरह उसमें भाषाई विकास होता रहता है। अगला है सामाजिक विकास। मानव यह एक सामाजिक प्राणी है, इसीलिए बालक में सामाजिक भावनाओं का जो विकास है वो होना आवश्यक है। यह विकास जन्म के बाद ही शुरू होता है। शिक्षा के कई उद्देश्यों में यह
एक बालक का सामाजिक विकास भी होता है। यदि सामाजिक विकास इसके अन्य पहलुओं की जानकारी शिक्षक को न हो तो बालक का पर्याप्त विकास नहीं हो सकता एवं शिक्षा का उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा। इसीलिए सामाजिक विकास की जानकारी होना ये भी बहुत ही आवश्यक है। अगला है सावेगिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। संवेग जिसे भाव भी कहा जाता है और इसका अर्थ होता है ऐसी भाव अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है, जैसे कि भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, विषाद। यह सारे संवेग के उदाहरण हैं। बालक में आयु बढ़ने के साथ साथ ही इन संवेगों का विकास भी होता रहता है। बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की अहम भूमिका होती है। बालक के संवेगात्मक विकास पर पारिवारिक वातावरण भी बहुत प्रभाव डालता है, जैसे कि विद्यालय का परिवेश और क्रियाकलाप जो होते हैं उसका भी उचित प्रकार से संगठित अगर अध्यापक करे तो अध्यापक इस प्रकार से बालक का संवेगात्मक विकास में भरपूर योगदान दे सकता है। अगला है मनोगत्यात्मक विकास। यह एक क्रियात्मक विकास है जिससे व्यक्ति की क्रियात्मक शक्ति या क्षमताओं तथा योग्यताओं का यह विकास है। क्रियात्मक विकास के ज्ञान से शिक्षकों को यह भी पता चलता है कि किस आयु विशेष या अवस्था में बालक में किस प्रकार कौशलों की योग्यता अर्जित करने की योग्यता होती है। जिन बालकों में क्रियात्मक विकास सामान्य से कम होता है उनके समायोजन एवं विकास हेतु विशेष कार्य करने की आवश्यकता होती है। तो ये है विकास के विभिन्न आयाम: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषाई विकास, सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास और मनोगत्यात्मक विकास। अगला टॉपिक है विकास के अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, ओम टू टोम, जो गर्भधारणा से लेकर मृत्यु पर्यंत मतलब जन्म से लेकर कब्र तक चलती रहती है। विकासात्मक परिवर्तन जो है वो व्यवस्थापरक, प्रगत्यात्मक और नियमित होते हैं, जैसे कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, सरल से जटिल की ओर, एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर अग्रसर होने के दौरान प्रायः यह एक पैटर्न का अनुसरण करते हैं। विकास की प्रक्रिया विच्छिन्न अर्थात दोनों प्रकार से होती है। जैसे कि अब एक एग्जाम्पल देखिए, कुछ जो बदलाव है, कुछ जो परिवर्तन है वो तेजी से सुस्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जैसे कि पहला दांत निकलना। लेकिन कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में आसानी से देख पाना संभव नहीं होता, क्योंकि वे अधिक प्रखर नहीं होते, जैसे कि भाषा को समझना, व्याकरण को समझना। इसलिए कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया सतत के साथ विच्छिन्न अर्थात दोनों प्रकार से होती है। अगला है विकास बहुआयामी होता है। जैसे कुछ क्षेत्रों में यह बहुत ही वृद्धि दर्शाता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में कुछ कमियां देखने में आती है। अगला है विकास बहुत ही लचीला होता है। इसका तात्पर्य है कि जैसे कि एक ही व्यक्ति के विकास की दर जो है पिछली विकास की दर अगली विकास की तुलना में आकस्मिक रूप से अच्छा सुधार प्रदर्शित कर सकता है, या फिर वो एक ही व्यक्ति अच्छा परिवेश, शारीरिक शक्ति अथवा स्मृति और बुद्धि के स्तर में अनपेक्षित सुधार ला सकता है। अगला है विकासात्मक परिवर्तन बहुआयामी और परस्पर संबंध होता है। अनेक क्षेत्रों में यह परिवर्तन एक साथ एक ही समय पर हो सकते हैं अथवा एक समय में एक भी हो सकता है। जैसे कि किशोरावस्था के दौरान शरीर के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक क्रियात्मकता में भी तेजी से परिवर्तन दिखाई देते हैं। विकासात्मक परिवर्तनों की दर अथवा गति में उल्लेखनीय व्यक्तिगत अंतर हो सकता है। जैसे यह अंतर अनुवंशिक घटकों अथवा परिवेशीय प्रभावों के कारण हो सकते हैं। कुछ बच्चे जो है वो अपनी आयु की तुलना में अत्यधिक पूर्वचेतन हो सकते हैं, जबकि कुछ बच्चे जो है विकास की गति उनकी बहुत ही धीमी होती है। जैसे कि देखिए, एक जो बच्चा है वो 3 शब्दों के वाक्य 3 वर्ष की आयु में ही बोलना शुरू कर देता है, परंतु कुछ ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जो 2 वर्ष के होने से बहुत पहले ही ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो 4 वर्ष की आयु होने तक भी पूरा वाक्य बोलने में सक्षम नहीं हो पाते। इसके अतिरिक्त कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो अपनी आयु की उच्चतम सीमा से ऊपर जाकर ही बोलने में सक्षम होते हैं। मतलब कि यह जो विकास का परिवर्तन का दर है वो उसमें व्यक्तिगत अंतर हो सकता है। आगे है वृद्धि एवं विकास। अब चलिए देखते हैं वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास सदैव एक समान नहीं होते हैं।
वो दोनों अलग अलग हैं। जैसे कि वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों, जैसे कि बच्चे के बड़े होने के साथ साथ उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के लिए भी होता है। और विकास शब्द का प्रयोग परिणामात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों, जैसे कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, व्यवहार में सुधार इत्यादि के लिए भी होता है। विकास की प्रक्रिया का चरण क्षेत्र सीमित होता है, लेकिन विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है और वृद्धि इसका एक भाग है। तीसरा है, वृद्धि की प्रक्रिया आजीवन नहीं चलती। जैसे कि आप जीवन भर बड़े नहीं, आपकी ऊंचाई जीवन भर नहीं बढ़ती, लेकिन विकास एक सतत प्रक्रिया है। बालक के परिपक्व होने के बाद भी यह चलती रहती है। अगला है, बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि उसमें विकास भी हो रहा है। और विकास में, बालक में विकास के लिए वृद्धि आवश्यक नहीं है। आगे है मानव विकास की अवस्थाएं। विभिन्न आयु स्तरों को मानव विकास की अवस्थाएं कहा जाता है, जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। लेकिन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था। शैशवावस्था जो है जन्म से 6 वर्ष तक होती है। जन्म से लेकर 3 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास जो है वो तेजी से होता है। इस अवस्था में अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति होती है। बच्चों का सामाजिकरण का प्रारंभ इसी अवस्था से होता है। जिज्ञासा की वृत्ति तीव्र होती है। भाषा सीखने की यह सर्वोत्तम अवस्था है और शिक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण शैशवावस्था को माना जाता है। अगला है बाल्यावस्था एवं इसके दौरान अधिगम। बाल्यावस्था का जो काल है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था होता है। बाल्यावस्था के प्रथम चरण में 6 से 9 वर्ष में बालकों की लंबाई एवं भार दोनों बढ़ते हैं। बाल्यावस्था में पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, यह दोनों चरण किए जाते हैं। जैसे कि 6 से 9 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था और 9 से 12 वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था। बच्चों की चिंतन एवं तर्क शक्तियों का विकास इस अवस्था में होता है। इस काल के बाद से बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लग जाते हैं। मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से यह इस अवस्था में बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए। अगला है किशोरावस्था एवं इसके दौरान अधिगम। 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था किशोरावस्था मानी जाती है। किशोरों की लंबाई एवं भर दोनों में वृद्धि, मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। इस काल में प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं। इस अवस्था को जीवन के तूफान का काल भी कहा जाता है। किशोरावस्था के शारीरिक बदलाव का प्रभाव किशोर जीवन के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर पड़ता है। अगला पॉइंट है अधिगम। अधिगम का अर्थ है सीखना, लेकिन इसका अर्थ सीखने तक ही सीमित नहीं है। अधिगम यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं या जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। इसकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं कुछ वैज्ञानिकों ने की है। सबसे पहले है गेट्स, अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। E.A. पिल, अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। क्रो एवं क्रो, सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिरुचियों का अर्जन है। इसमें कार्यों को करने के नवीन तरीके सम्मिलित है और इसकी शुरुआत व्यक्ति द्वारा किसी भी बाधा को दूर करने अथवा नवीन परिस्थितियों में अपने समायोजन को लेकर होती है। इसके माध्यम से व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन होता रहता है। यह व्यक्ति अपने अभिप्राय अथवा लक्ष्य को पाने में समर्थ बनाती है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न मंजूषा की ओर। चेक योर प्रोग्रेस। सबसे पहला प्रश्न है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभागार, घर। तो इसका सही उत्तर है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। तो इसका सही उत्तर है किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला प्रश्न है,
विकास अधिगम की ओर जाता है, यह किनके द्वारा कहा गया? वैगोट्स्की, पियाजे, ब्रूनर, मर्सिया। इसका उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखोगे। 5वां प्रश्न है, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर, उसकी बुद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो 3, 4, 5 इनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आपको भी पता चले कि आपकी प्रोग्रेस कैसे चल रही है।